नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ अफवाह तंत्र के बारे में। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अफवाह तंत्र। इसमें जानेंगे सबसे पहले महत्वपूर्ण शब्दावली। जैसे अफवाह तंत्र क्या होता है। सर्वप्रथम जानेंगे अफवाह तंत्र क्या होता है, फिर हम बात करेंगे नदी तंत्र या नदीय तंत्र। फिर हम बात करेंगे कि जल विभाजक क्या होता है। इससे पहले जान लेते हैं अफवाह द्रोणी क्या होता है। अफवाह द्रोणी या अफवाह प्रदेश। फिर हम जानेंगे कि जल विभाजक क्या होता है। अफवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम, नदीय तंत्र यानी रिवर सिस्टम, और अफवाह द्रोणी या अफवाह प्रदेश यानी ड्रेनेज बेसिन या ड्रेनेज एरिया। और फिर जल विभाजक की बात करेंगे, जो जिसे इंग्लिश में बोला जाता है वाटर डिवाइजर या वाटर डिवाइजर। चलते हैं अब एक एक टॉपिक की बात करते हैं, एक एक इम्पोर्टेंट जो वर्ड है उस। चलिए बात करते हैं अब अफवाह तंत्र की। देखो, अफवाह तंत्र से तात्पर्य अर्थात अफवाह तंत्र का संबंध उस नदी के उस तंत्र या जाल से है, अर्थात नदियों के उस तंत्र या जाल से है जिससे होकर अपने जल को, ये नदी या इसका सिस्टम जिससे होकर अपना जल को प्रवाहित करती हो या फिर होता। अर्थात जब हम अफवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे तो इसका मीनिंग होगा क्या, तो ड्रेनेज सिस्टम का अर्थ या मीनिंग उससे है जिससे होकर अफवाह तंत्र पे नदियों का वो सिस्टम या वो नेटवर्क जिससे वो क्या हो जल या वाटर उससे क्या होती है, बहती हो, प्रवाहित होती हो, जैसे जाती है। सपोज करो ये रिवर है, जिस एरिया से जा रहा है ये रिवर, मान लेते हैं ये इंडिया का पार्ट है और ये नॉर्थ पार्ट है। अगर यूपी जिस पार्ट से होकर आ रहा है तो वो हो जाएगा उस एरिया का रिवर सिस्टम या फिर ये ड्रेनेज सिस्टम। अब नेक्स्ट टर्म जानते हैं रिवर सिस्टम अर्थात नदी तंत्र। या फिर नदीय तंत्र। देखो, नदीय तंत्र या नदी सिस्टम का संबंध वैसे क्षेत्र से है नदी एवं उसकी सहायक
नदी से बनने वाली सिस्टम। कैसा? तो बनने वाली। बनने वाली जो तंत्र होगी, जो सिस्टम होगी, उसको क्या बोलेंगे? नदी तंत्र। अर्थात क्या? रिवर सिस्टम उसको बोलेंगे जो जिससे किसी एरिया का एक रिवर या तो एक नदी या उसकी सहायक नदी और उसकी सहायक नदी, जैसे मान लेते हैं ये नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, जैसे गंगा। अब गंगा नदी सिस्टम या गंगा रिवर सिस्टम, इसमें देखते बात करते क्या, गंगा तो ये मेन है ही, गंगा के साथ साथ क्या है उसकी ट्रिब्यूटरी, जैसे यमुना, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानदी, महानंदा, ये सारी नदी। इससे जो नेटवर्क बनता है, जो सिस्टम बनता है, जो रिवर का एक सिस्टम बना, उसको क्या बोला जाएगा? नदी सिस्टम या नदी, ये नदी तंत्र। तो इसका क्या हो, कैसे डिफाइन करें? रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी मेक ए नेटवर्क दैट इज कॉल्ड रिवर सिस्टम। अपवाह द्रोणी या प्रदेश, जिसको बोलते हैं क्या? ड्रेनेज, ड्रेनेज बेसिन। देखो अपवाह द्रोणी, अपवाह बेसिन का संबंध उस नदी तंत्र से है, इसका संबंध उस नदी तंत्र से है जिस अपवाह द्रोणी अर्थात ड्रेनेज बेसिन का संबंध उस नदी सिस्टम से जिस क्षेत्र विशेष से कोई नदी अपना जल प्रभावित करती हो, उस नदी तंत्र से जिससे होकर जिस क्षेत्र विशेष से, कहाँ से? तो क्षेत्र विशेष, एरिया स्पेसिफिक से कोई नदी क्या हो अपना जल को प्रवाहित करती हो, कोई नदी जल को प्रवाहित करती या होती, जिससे किसी नदी की का जल का प्रवाह होता है, उसको क्या बोलेंगे? तो ड्रेनेज बेसिन। जैसे सपोज करते हैं ये बिहार के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, ये गंगा नदी। तो अगर बिहार से बात जाती है गंगा, तो उसका नदी सिस्टम, जैसे गंगा है, इस गंगा में कौन कौन नदी मिलती है बिहार में? गंडक मिलेगी, बूढ़ी गंडक मिलेगी, सोन मिलेगी, पुनपुन मिलेगी। तो ये एरिया जहाँ तक पानी अपना लेके बहा के आती है वो हो जाएगा क्या? तो अपवाह द्रोणी या फिर ड्रेनेज बेसिन। अब नेक्स्ट बात करते हैं जल विभाजक क्या होता है? वाटर डिवाइजर। जल विभाजक, देखो जल विभाजक का तात्पर्य अर्थ उस स्थलाकृति से है जो किसी दो जल धाराओं या दो अपवाह बेसिन को आपस में क्या करते हो? डिवाइड करती हो, मतलब बांटती हो एक दूसरे को। इसको कैसे लिखेंगे? वर्डिंग देना होता। तो जल विभाजक संबंध उस अपवाह बेसिन से है, उस अपवाह तंत्र या द्रोणी, कुछ भी दो, द्रोणी से है जो किसी दो, अच्छा, जल विभाजक का अर्थ उस स्थलाकृति से है, या फिर इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जल विभाजक पृथ्वी पर उपस्थित जो स्थलाकृति होती है, स्थलाकृति जिसमें आएगा क्या? हाईलैंड, जिसको बोलते हैं उच्च भूमि,
फिर क्या होगा, पठार, पर्वत, जिसमें आएगा हिमालय पर्वत। ये सारी ऐसे स्थलाकृति है जो क्या करती है कि किसी न किसी जो स्थलाकृति फिर दो नदी है रिवर सिस्टम, उसको क्या करते हैं, बांटती है एक दूसरे से। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, ये मान ले गंगा नदी है और यहाँ पे हाईलैंड है, ये जिसमें ये वाला एरिया में इसमें आएगा क्या क्या, विंध्यन पर्वत, सतपुड़ा रेंज, ये सारे क्या करती है, इधर गंगा नदी को इधर नहीं बहने दी, मध्य प्रदेश की ओर नहीं आने दी, और साथ ही नर्मदा और तापी जो नदी उसको भी उधर बहने नहीं दी। एक स्थलाकृति बना हुआ उस वो क्या करती है, डिवाइड करती है। जैसे मान लो दो नदी पहले ये बह रही थी, लेकिन इसको क्या करेगा, बीच में कोई पहाड़ आ जाए तो इसको बांट देगा। पहले एक ही स्थलाकृति थी लेकिन बीच में यहाँ पर उठ गया होगा, तो अब क्या होगा, ये अब ये इधर से बहेगी और ये इधर से बहेगी। एक ही होगा क्या, एक पार्ट, जैसे ये बहुत बड़ी नदी है, इसके यहाँ भी था पहाड़ और इसके यहाँ अचानक क्या हुआ, ऐसा पृथ्वी में हलचल हुआ या फिर भूसंचलन हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, कोई स्थलाकृति यहाँ इस बीच में उठ गई, तो ऐसे बन गया। अब जो नदी बह रही थी वो ऐसे जाने लगी और ये वाला ऐसे, तो दो धारा हो गया। तो ये काम क्या कि पानी को, वाटर को डिवाइड की, इसी को बोलते हैं क्या, वाटर डिवाइडर। नदी को जो जल विभाजक है, या भारत में जो विद्यमान जल विभाजक है, उसको कितने आधार पर जन बांट सकते हैं। सबसे पहला है हिमालय पर्वत, एक वर्ग तो होगा हिमालय पर्वत, दूसरा अरावली पर्वत, अरावली श्रेणी, तीसरा सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पर्वत। और चौथा जिसमें बात करेंगे प्रायद्वीपीय, खास करके इसमें बात करेंगे पश्चिमी घाट। तो ये चार आधार, ये भारत में जो विद्यमान जो चार क्षेत्र उसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन कर पाएंगे जो कि नदियों का कैसे जल विभाजन करते हैं। ये कौन सा, हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुड़ा, मैकाल, महादेव पर्वत। प्रायद्वीप में जिसमें किसमें बात करेंगे, पश्चिमी घाट के जो पर्वत हैं, पश्चिमी घाट के जो पर्वत हैं उनके बारे में। ये अब हम बात करते हैं कि उद्गम के आधार पर भारतीय नदियों को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। उद्गम के आधार पर भारतीय नदियों का क्लासिफिकेशन, नदियों का, यहाँ कौन सी नदी, तो भारतीय जो इंडियन रिवर है उसका वर्गीकरण करेंगे। इसका क्लासिफिकेशन दो बेस पे होगा, एक होगी हिमालय नदी, हिमालय नदी, दूसरा होगा प्रायद्वीपीय नदी। अब हिमालयन रिवर में क्या आएगा, इंडस जिसको बोलते हैं, सिंधु, गंगा,
ब्रह्मपुत्र, मेनली इन तीनों नदियों के बारे में जानेंगे। फिर प्रायद्वीपीय नदी में किन किन के बारे में बात करेंगे हम। गोदावरी, सोन, नर्मदा, कृष्णा और आदि आदि जितने भी नदी हैं उनके बारे में बात करेंगे। सब प्रमुख, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। पहली विशेषता कि ये नदियां अर्थात हिमालय नदी जो है वो हिमालय पर्वत से भी पुरानी है। तो हिमालय से भी पुरानी, अर्थात कि हिमालय की जो नदियां हैं वो हिमालय पर्वत से भी पुरानी है। दूसरी विशेषता कि ये नदियां अर्थात हिमालय नदियां ये क्या है, ये युवा अवस्था में है। ये युवा अवस्था में है। और इन नदियों का अर्थात हिमालयन रिवर का की ढाल में तीव्रता अधिक है। ढाल की तीव्रता अधिक होने के कारण इन नदियों की धारा जो है, जल की जो धारा स्पीड है वो तेज है। तो जल धारा क्या है, जल की धारा भी अधिक है, जिसके कारण ये नदियां क्या करती है, हिमालयन क्षेत्रों में गहरी घाटियों और गॉर्ज का निर्माण करती है। तो हिमालय क्षेत्र में क्या करती है, ये गहरी सकड़ी, गहरी एवं सक्रिय घाटियों का निर्माण करती है। घाटियों का निर्माण करती है। अब देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि हिमालय नदियां कहाँ गहरी एवं सक्रिय घाटियों का निर्माण करती है। तो सिंधु नदी में, सिंधु नदी द्वारा निर्मित जो घाटी है जिसका नाम है बुंजी घाटी, बुंजी घाटी, इसकी गहराई 5200 मीटर है, जो कि सबसे गहरी है। और कारण क्या है, ये नदियां क्यों गहरी घाटी बनाती है, तो गहरी घाटी बनाने का कारण क्या है, चूंकि हिमालय के जो, चूंकि ये हिमालयन जो पर्वत है जिस एरिया से गुजरती है वो युवा अवस्था में है, जिस कारण से क्या होता है कि इसकी जो संरचना है वो कोमल है। कोमल संरचना के कारण, कोमल संरचना एवं अवसादों, अर्थात इतनी हाइट पे से गिरती है कि ये बड़े बड़े जो पर्वत के जो टुकड़े होते हैं उसको तोड़ देती है, जिसको बड़े बड़े पत्थर में बदल देती। वो गिरते 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 छोटी छोटी कणों में आ जाती है, जिसके कारण से क्या होता है कि हिमालयन रिवर में क्या अवसाद ज्यादा हो जाता है। और अवसाद ज्यादा होने के कारण क्या होता है, रास्ता ही अवरुद्ध कर देती है। क्या होते हैं, अवसादों की अधिकता। अर्थात हिमालयन नदी एक तो ढाल की तीव्रता अधिक होने के कारण से क्या होगा, जल की जो धारा है उसका स्पीड बढ़ जाएगा। जब जल धारा की स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा, फिर ये जिस एरिया से वहाँ क्या गहरी एवं सक्रिय घाटियों का निर्माण करेगी। कहाँ करती है, एक एग्जाम्पल इसका है सिंधु घाटी द्वारा जो बनी है गुंजी वैली, गुंजी घाटी। इसकी लेंथ कितना, तो 5200 मीटर। और इसका कारण क्या है, ये घाटी क्यों निर्माण करती है, क्योंकि इसकी संरचना क्या है, कोमल है और अवसादों की अधिकता कारण। अब हम अगली विशेषता के बारे में बात करते हैं कि हिमालयन नदी ये कैसी है, तो सदाबहानी है।
अर्थात हमेशा बहने वाली है। सदा होने का कारण क्या है? एक तो इसको क्या होता है, वर्षा ऋतु में वर्षा जो होती है, जो मानसूनी वर्षा होती है भारत, उससे क्या होता है, इसको पानी मिलते रहता है। तो वर्षा ऋतु में वर्षा से इसको पानी का सप्लाई होता है। फिर ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के पिघलने से पानी का सप्लाई होते रहता है, जिस कारण से ये नदियां जो हिमालयन रिवर है वो क्या है, हमेशा बहने वाली नदी है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं कि ये नदियां अर्थात हिमालयन रिवर जो है वो अपने मार्ग परिवर्तन में कुख्यात है। मार्ग परिवर्तन के लिए ये क्या है, कुख्यात है। जिनमें प्रमुख नदी है कोसी, गंडक, तीस्ता इत्यादि जो नदियां हैं ये अपना रास्ता बदल लेती है। कारण क्यों? अवसाद की अधिकता, दूसरा कोमल संरचना, जिस कारण से क्या होता है कि हमेशा बाढ़, इस एरिया में बाढ़ आते रहती है। अब हम बात करते हैं बारे में प्रायद्वीपीय नदी की विशेषता के बारे में। प्रायद्वीपीय नदी की कौन कौन सी प्रमुख विशेषता है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि ये नदियां जो प्रायद्वीपीय नदी है वो अभी प्रौढ़ावस्था में अर्थात ये पुरानी नदियां हैं। दूसरी बात, ये नदियां प्रौढ़ावस्था में होने के कारण जो ये नदियां घाटी बनाती है या फिर जिस क्षेत्र बह रही है वो क्या है, ज्यादा उथली हुई है और चौड़ी है। क्या है ये? ज्यादा उथली एवं चौड़ी। चौड़े क्षेत्र से ये बहती है। तीसरी बात, ये नदियां बरसाती है अर्थात मौसम बेस्ड है, मौसमी है। ये कैसी नदी है? तो मौसमी नदी है। कारण क्या है कि ये वर्षा पर निर्भर है। और ये नदियां अर्थात प्रायद्वीपीय नदियां एक निश्चित स्थलाकृति से बहती है, एक निश्चित से बहती है, कभी भी अपना रास्ता नहीं बदलती है। क्या है ये? तो निश्चित क्षेत्र से प्रवाहित होती है। कारण इसकी स्थलाकृति जो वो सख्त है, हिमालयन नदियों की तुलना में इसकी जो स्थलाकृति है, जिस क्षेत्र ये बहती है वो कठोर है। और हिमालयन नदियां इसलिए मार्ग परिवर्तित करती थी या फिर गहरी घाटियों का निर्माण करती थी क्योंकि वो कोमल संरचना वाले क्षेत्र से गुजरती थी। और इन नदियों में खास करके जो ये पश्चिमी घाट का क्षेत्र है वहाँ पे जैव विविधता अधिक होने के कारण इसका इकोलॉजिकल महत्व भी ज़्यादा है। इसका जैविक महत्व ज़्यादा है। ब्रह्मस नदी घाटी में कौन कौन सी नदियाँ ब्रह्मस नदी घाटी में बहती है? ताप्ती, नर्मदा, सोन, खास करके सोन की जो ऊपरी भाग है दामोदर, ETC और बहुत सारी नदियां हैं जो कि ब्रह्मस नदी घाटी में प्रवाहित होती है।